हेलो एवरीवन। तो आज हम अपना जो चैप्टर है क्लास 8 का उसको कंटिन्यू करते हैं, विमेन कास्ट एंड रिफॉर्म। अभी तक के चैप्टर में हम लोगों ने बेसिकली डिस्कस किया हुआ है विमेन रिफॉर्म के बारे में। तो आज हम इस चैप्टर के सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म। कि कास्ट में जो हमने प्रीवियस वीडियो में कास्ट की कुछ प्रॉब्लम्स या कुरीतियों की नेगेटिव एस्पेक्ट्स की बात की थी सोसाइटी में, जो अब उस टाइम प्रेजेंट थी हमारी सोसाइटी में, तो अब उसके रिफॉर्म की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर फिर से राजा राम मोहन रॉय की। राजा राम मोहन रॉय ने बुद्धिस्ट टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया और बताया कि जो कास्ट सिस्टम है दैट इज बेसिकली सही नहीं है। जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है वो भी कास्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज करते हैं। रिमेंबर हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था कि एक वर्णा सिस्टम था जिसने पूरे देश को बांटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एंड देन अनटचेबल्स। तो ये उन चीजों की बात करें। जो वर्णा सिस्टम है, जो कास्ट सिस्टम हमारी सोसाइटी में है, वो सही नहीं है। प्रार्थना समाज ने भी जो है भक्ति ट्रेडिशंस की मदद ली ये बताने के लिए कि स्पिरिचुअली, आत्मिक रूप से सब लोग जो है, सब कास्ट जो है बराबर है। तो कास्ट सिस्टम जो हमने स्टैब्लिश किया हुआ है वो सही नहीं है। बॉम्बे में परमहंस मंडली बनाई गई 1840 में, और वो भी यही बात करती थी कास्ट सिस्टम के अबॉलिशन की। कास्ट सिस्टम जो है इसको हटा देना चाहिए। बेसिकली ये सारे एफर्ट्स हमें बताते हैं कि जितने भी ये रिफॉर्मर्स हैं, चाहे राजा राम मोहन राय है, परमहंस मंडली है, प्रार्थना समाज है, ये क्या चाहते हैं? ये समाज में एक इक्वालिटी स्टैब्लिश करना चाहते हैं। जो हमारा समाज कास्ट सिस्टम की वजह से बटा हुआ था अलग अलग कैटेगरीज में, जैसे हम किसी को टच नहीं करते थे, अनटचेबल मानते थे, या कुछ लोगों को मंदिर में जाने की आज्ञा नहीं थी, परमिशन नहीं थी, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सब उसके खिलाफ थे और समाज में एक इक्वालिटी स्टैब्लिश करना चाहते थे। इसी दौरान जो क्रिश्चियन मिशनरीज, आपको पता होगा हम पहले भी टर्म 1 में चैप्टर 1-2 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि कुछ क्रिश्चियन मिशनरीज हिंदुस्तान में आई थी यूरोप के अंदर से, जो बेसिकली क्रिश्चियनिटी को फैलाना चाहती थी, ईसाई धर्म को फैलाना चाहती थी यहाँ पर। तो उन लोगों ने भी क्या किया कि कुछ स्कूल्स जो है वो बनाने शुरू किए, जिसमें ट्राइबल ग्रुप के बच्चे और जो लोअर कास्ट चिल्ड्रन है हमारे यहाँ के, हमारे हिंदुस्तान के अंदर के, जिनको बाकी नॉर्मल बच्चों के साथ स्कूल में जाने की परमिशन नहीं थी, या अगर जाते थे तो उनको या तो जमीन पर बैठाया जाता था या क्लास के बाहर। B.R. अम्बेडकर इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि जब वो स्कूल में जाते थे तो उनको क्लासरूम के बाहर बैठकर पढ़ाया जाता था कि आप लोअर कास्ट से आते हैं। तो इस ग्रुप के बच्चों के लिए क्रिश्चियन मिशनरीज ने भी जो है स्कूल बनाने शुरू किए। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है कि जैसे इस समय पर सिटीज एक्सपेंड हो रही है, शहरों का विकास हो रहा है। तो शहरों का जब विकास हुआ तो वहां पर लेबर की आवश्यकता हुई, अलग अलग फैक्ट्री में काम करने के लिए भी हुई, शहरों के विकास के लिए भी, सड़कें बनाना, नाले बनाना और सारे काम करने के लिए लेबर की आवश्यकता थी। तो ये लेबर की जो आवश्यकता थी ये कहाँ से पूरी हो रही है? ये लेबर की आवश्यकता पूरी हो रही है आसपास के गांव से या छोटे शहरों से। ये लोग जो है शहरों की तरफ जा रहे हैं जहां पर काम अवेलेबल थे, वहां पर लेबर की आपूर्ति पूरी करने के लिए लोग पहुंचे। अब ये जो नई डिमांड थी ये इन्होंने पूरी तो की वहां पर जाकर, और जो वर्किंग सिचुएशन थी वो भी इतनी अच्छी नहीं थी, लो वेजेस थे, काम की जो लोकेशन थी वो भी ज्यादा सुटेबल नहीं थी। लेकिन जो ये गरीब परिवार था या जो गरीब लोग थे, जो मजदूर थे, ज्यादातर लोअर क्लास से बिलोंग करते थे, इन्होंने सोचा कि ये हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हम उस गांव वाले या हम उस सेटअप से बाहर निकल कर आए जहां कास्ट सिस्टम के अंदर लैंड ओनर्स ने या अपर कास्ट के लोगों ने हम पर जो है कब्जा किया हुआ और हमारा ह्यूमिलिएशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग बहुत सफर करते थे, पीड़ित थे एक तरह से एक्सप्लॉयटेशन के। ठीक है, समझे? तो इन लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी को, भले सिचुएशन थोड़ी सी हार्ड थी, वर्क कंडीशंस, वर्क लोकेशन थोड़ी सी हार्ड थी, बट फिर भी इन लोगों ने इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया ताकि ये इस कास्ट सिस्टम से और अपर क्लासेस और लैंड ओनर्स का जो शोषित ऑपरेसिव कास्ट सिस्टम था, जो इन पर कंट्रोल करके रखता था, इनका एक्सप्लॉयटेशन करता था, उससे बचकर या उससे बाहर निकलकर जीवन जी सके। चलिए अब हम बात करते हैं डिमांड फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस की। जो ये कास्ट सिस्टम था या जो वर्णा सिस्टम था, ये ब्राह्मणिकल सोसाइटी का एस्टैब्लिश किया हुआ था। ठीक है, अब ज्यादातर जो भी लोग कास्ट सिस्टम का अपोज कर रहे थे वो नॉन ब्राह्मणिकल कास्ट से थे। ठीक है, और ज्यादातर ये लोअर क्लास के लोग थे या वे लोग थे जिनका एक्सप्लॉयटेशन होता था या जिन्हें इस कास्ट सिस्टम के अंदर सबसे ज्यादा अपमान या इनइक्वालिटी जैसी चीजों का सामना करना पड़ता था।
जैसे अगर हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, देयर वाज सतनामी मूवमेंट इन सेंट्रल इंडिया जो घासीदास ने बनाई थी, जो लेदर वर्कर्स जो होते हैं उनके बीच में काम करते थे और अपना सोशल स्टेटस या इन लोगों के सोशल स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए इन्होंने सतनामी मूवमेंट स्टार्ट की थी। इसी तरह की एक मूवमेंट ईस्टर्न बंगाल में हरिदास ठाकुर ने भी शुरू की थी। यहाँ पर जो सबसे मेंशन करने वाला सबसे जो इम्पोर्टेंट नाम है वो आता है हमारा प्रेजेंट डे केरला से श्री नारायण गुरु का। श्री नारायण गुरु जो उस समय समाज में जैसे जो कास्ट के बेस पर हम लोगों को अनइक्वली ट्रीट करते थे, इस कास्ट डिफरेंस को उन्होंने आर्ग्यू करना शुरू किया, इसके अगेंस्ट उन्होंने उसको क्रिटिसाइज करना शुरू किया। उनका कहना था कि जो ह्यूमन काइंड है, पूरी जो मानवता है, वो एक ही कास्ट से बिलोंग करती है। यू कैन सी अकॉर्डिंग टू हिम ऑल ह्यूमन काइंड बिलोंग टू द सेम कास्ट। और इसीलिए उन्होंने एक बहुत फेमस स्टेटमेंट दिया था, ओरु जाति ओरु मातम ओरु देवम मनुष्यम। मतलब क्या हुआ? वन कास्ट, वन रिलीजन, वन गॉड फॉर ह्यूमन काइंड। तो ये श्री नारायण गुरु के विचार थे जो बेसिकली कास्ट सिस्टम के खिलाफ थे और जो समाज में बेसिकली इक्वालिटी स्टैब्लिश करना चाहते थे, बराबरी लाना चाहते थे। अब दूसरा जो नाम है वो आता है ज्योतिबा फूले या ज्योतिबा फूले। इनकी एक बहुत फेमस बुक है जो आप नाम यहाँ देख सकते हैं, दैट इज गुलामगिरी। लेकिन वहां तक कैसे जाते हैं उससे पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। ज्योतिबा फूले वॉज बोर्न इन 1827। He set out attack on the Brahmins of their claim that they are superior to others। जैसे ब्राह्मण जो वर्ण व्यवस्था में, जैसे हमको पता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थे, उसमें जो सबसे ऊपर ब्राह्मण्स को रखा गया था, सुपीरियर बनाया गया था, तो इन्होंने उस पर अटैक किया। उनका कहना था कि जो ब्राह्मण हैं और आर्यंस हैं ये सुपीरियर नहीं है। क्यों है? उनका कहना था कि जो आर्यंस हैं ये फॉरेनर्स हैं, ये हिंदुस्तान से बाहर से हिंदुस्तान के अंदर आए हैं, भारत के अंदर आए हैं, ये भारत के ओरिजिनल इनहैबिटेंट नहीं है। बाहर से आकर इन्होंने यहाँ के लोगों पर अपनी सुप्रीमेसी, अपना डोमिनेंस स्थापित किया है, यहाँ के लोगों पर उनको डिफीट किया है वॉर के अंदर, और जो लोग हार गए थे उनको इंफीरियर या लो कास्ट का बना दिया। According to Phule, the upper caste had no right to their land and power. In reality, the land belonged to the indigenous people, the so-called low caste. जैसे बताया ना कि बाहर से आए आर्यंस, उन्होंने यहाँ के लोगों पर अटैक किया, उनको सब्जुकेट किया, डिफीट किया, कंट्रोल किया, डोमिनेट किया उनको। तो जो अपर कास्ट बन गई है आर्यंस यहाँ पर आने के बाद, उन्होंने कहा कि वो ओरिजिनल इनहैबिटेंट तो है ही नहीं यहाँ के, तो जो जमीन है, जो लैंड है, उस पर असली हक किसका है? इंडिजीनियस पीपल का, जो यहां पर पहले रहते थे आर्यंस के आने से पहले, जिनको आर्यंस ने या जिनको ब्राह्मण ने लॉ कास्ट बना दिया है। तो कहता कि ये ओरिजिनल इनहैबिटेंट है, ये इंडिजीनियस स्थानीय पीपल, लोकल पीपल, इन्हीं का कंट्रोल है पूरी लैंड के ऊपर। फिर उन्होंने ये विचार प्रस्तुत किया कि जो शूद्रा हैं, लेबरिंग कास्ट, एंड अतिशूद्र जो अनटचेबल है, इन सबको एक होना पड़ेगा इस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट या इस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए। और इसी क्रम में उन्होंने एक सोसाइटी या एक एसोसिएशन का निर्माण किया, एक एसोसिएशन बनाई जिसको नाम दिया गया सत्यशोधक समाज, जो कास्ट के बेस पर, जाति के बेस पर बराबरी की बात करती थी कि समाज में बराबरी स्थापित होनी चाहिए। 1873 में ज्योतिबा फूले ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था गुलामगिरी। इसका मतलब है स्लेवरी। तो फूले ने अपनी ये किताब उन अमेरिकन्स को डेडिकेट की, उनको समर्पित की, जिन्होंने अमेरिका से सिविल वॉर के दौरान गुलामी खत्म करने में अपना रोल निभाया या अपना योगदान दिया। यही नहीं, फूले ने सिर्फ कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट ही काम नहीं किया, उन्होंने हर तरह की इनइक्वालिटी का विरोध किया, हर तरह के भेदभाव उसका विरोध किया। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज कंसर्न अबाउट द प्लाइट ऑफ अपर कास्ट वुमेन। जो अपर कास्ट वुमेन है उनके साथ जो शोषण हो रहा है, उनके जो दुख है, उनकी जो पीड़ा है, उसकी भी उन्होंने बात की। ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द मिजरीज ऑफ द लेबर। जो लेबर है, जो मजदूर वर्ग है, उनका जो शोषण होता है उसकी भी उन्होंने जिक्र किया, उसको भी वो खत्म करना चाहते थे। एंड द ह्यूमिलिएशन ऑफ द लो कास्ट पीपल। इन सब क्षेत्रों में उन्होंने बराबरी लाने की बात की। और उनके इन विचारों को वेस्टर्न इंडिया में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और साउथ इंडिया में ईवी रामास्वामी नायकर ने कंटिन्यू किया, जिनके बारे में हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर जो है बात की गई है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की। अंडर दिस हेडिंग हु कुड एंटर टेम्पल्स। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को बचपन से ही जो है इस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा था, जो सोसाइटी डिवाइडेड थी। अम्बेडकर वॉज बोर्न इन अ मेहर फैमिली। बचपन में जब वो स्कूल जाया करते तो उनको क्लासरूम के बाहर बैठाया जाता था जमीन पर।
वो उस टैप से पानी नहीं पी सकते थे जहां से अपर कास्ट के बच्चे पिया करते थे। स्कूल खत्म करने के बाद ही गॉट अ स्कॉलरशिप और फेलोशिप और वो यूएस गए हायर स्टडीज के लिए। 1919 में यूएस से वापस आने के बाद उन्होंने इस अपर कास्ट के जो पावर्स हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन की पावर उनके पास है, इसके बारे में लिखना शुरू किया। और इसी प्रोसेस में 1927 में उन्होंने एक टेम्पल एंट्री मूवमेंट स्टार्ट की, जिसमें जो उनकी जो मेहर कास्ट के लोग थे उन्होंने बहुत बड़े स्केल पर जो है पार्टिसिपेट करना शुरू किया। खैर, ब्राह्मणवादी जो विचारधारा के लोग थे, जो दलित लोगों के या हरिजन लोगों के टेम्पल में जाने का विरोध करते थे, उन्होंने इसका विरोध किया। तो अंबेडकर साहब ने 1927 से 35 के बीच में ऐसी 3 टेम्पल एंट्री मूवमेंट का नेतृत्व किया और इस तरह से कास्ट सिस्टम की तरफ लोगों का, उस टाइम की सोसाइटी का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को तो हम सब जानते हैं ना, ही इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन थे। और इस कास्ट सिस्टम को हटाने का उनका जो एफर्ट है वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखने को मिलता है। तो चलिए जी, अब हम बात करते हैं ईवी रामास्वामी नायकर की। वो नॉन ब्राह्मणिकल मूवमेंट है, जो वो लोग हैं जो नॉन ब्राह्मणिकल हैं, ब्राह्मण कास्ट से बिलोंग नहीं करते, लोअर कास्ट से या दूसरी कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो उन लोगों का ज्यादातर जोर इसी बात पर था कि आर्यंस जो है इन्वेडर्स हैं। जैसे अभी ज्योतिबा फूले के बारे में हमने डिस्कस किया था कि उन्होंने बताया था कि आर्यन जो है ओरिजिनल इनहेबिटेंट तो है नहीं इंडिया के, बाहर से आए हैं, इन्वेडर्स हैं, आक्रमणकारी हैं, जिन्होंने यहाँ पर आकर जो है बाकी कास्टों को सब्जुकेट करके, कंट्रोल करके उनको लो कास्ट बना दिया। तो इसी तरह की बात की जाने लगी। अगर जैसे साउथ इंडिया में हम बात करते हैं, साउथ इंडिया में यही जिक्र आगे किया गया, दैट आर्यन इन्वेडर्स फ्रॉम द नॉर्थ हु हैड कॉन्कर्ड द सदर्न लैंड्स फॉर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स of the region, the indigenous Dravidian race. They also challenged Brahminical claims to power. जो ब्राह्मणिकल नॉर्म्स ने अपने आप को इस वर्ण व्यवस्था, इस वर्ण सिस्टम में टॉप मोस्ट लेवल पे रखा हुआ था, या और भी जो नियम कायदे कानून बनाए थे, जैसे हम अभी तक देख ही रहे हैं कास्ट सिस्टम में कि हरिजन या अनटचेबल लोगों के साथ जो लिमिटेशन लगा दी गई थी, तो उसको उन्होंने चैलेंज करना शुरू किया। तो इसमें जो हम बात करेंगे ईवी रामास्वामी नायकर की बात करते हैं, जिन्हें पेरियार के नाम से भी जाना जाता था। पेरियार जो है कांग्रेस के मेंबर थे, लेकिन उन्होंने बड़े दुख के साथ मतलब कांग्रेस को छोड़ा जब उन्होंने ये देखा कांग्रेस के अंदर कि कांग्रेस की जो व्यवस्था है वो भी कहीं ना कहीं इस कास्ट सिस्टम, ये जो जातिवादी व्यवस्था है हिंदुस्तान की, उसको फॉलो कर रही है। उन्होंने क्या देखा कि एक बार कांग्रेस का जो एक सेशन हो रहा था, एक फेस्ट हो रहा था, तो उसमें देखा कि जो सिटिंग अरेंजमेंट है, बैठने की जो व्यवस्था थी उसके अंदर, वो कहीं ना कहीं इस कास्ट डिस्टिंक्शन को, इस कास्ट सिस्टम को, इस जातिवाद व्यवस्था को फॉलो कर रही है। जैसे उन्होंने देखा कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको अपर कास्ट के लोगों से एक निश्चित दूरी पर बैठाया जा रहा है। तो ये देखकर उनको बड़ा दुख हुआ। जाहिर सी बात, उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया था नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, भारत को आजादी दिलाने के लिए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं इस कास्ट सिस्टम के को फॉलो करे, जातिवादी व्यवस्था को, तो उनको बड़ा दुख हुआ एंड ही लेफ्ट कांग्रेस। और उसके बाद उन्होंने अनटचेबल्स को उनके राइट्स दिलाने के लिए ही स्टार्टेड अ मूवमेंट जिसको कहा गया सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। उन्होंने कहा कि ओरिजिनल इनहेबिटेंट जो है, जो अनटचेबल है, वही तमिल और द्रविडियन कल्चर के ट्रू अपहोल्डर्स हैं, जो उसको लेकर चल रहे हैं, उसको बचाया हुआ है, जिनको बेसिकली ब्राह्मण्स ने अपने अधीन कर लिया है। ये कहना था पेरियार का। पेरियार जो है, जो हिंदू धार्मिक ग्रंथ थे, स्क्रिप्चर्स जो थे, जैसे मनुस्मृति जो है वो जाति व्यवस्था को बहुत कठोर तरीके से स्थापित करने की कोशिश करती है हमारे समाज में, ठीक है, जिसको फर्स्ट लॉ गिवर या एंशिएंट लॉ गिवर के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने किताब लिखी थी मनु ने, इसे मनुस्मृति के नाम से जाना जाता है। भगवत गीता, रामायण, उनका कहना था कि ये सारे जो टेक्स्ट हैं, जो ये सारे हिंदू टेक्स्ट है, स्क्रिप्चर्स बनाए गए हैं, ये बेसिकली कास्ट सिस्टम को और ब्राह्मण की जो अथॉरिटी है बाकी कास्ट पर, उसको स्थापित करने के लिए, उसको एस्टैब्लिश करने के लिए, उसको फेवर करने के लिए बनाई गई है, ताकि जो ब्राह्मण्स हैं वो बाकी लोअर कास्ट पर डोमिनेंस कर सके और बाकी जो मेन विमेन जो है सोसाइटी के, उन पर अपना डोमिनेंस स्थापित कर सके, अपना आधिपत्य स्थापित कर सके। तो इसीलिए वो इनको क्रिटिसाइज करते थे। अब यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं कि जो नॉन ब्राह्मणिकल रेस हैं या नॉन ब्राह्मणिकल लोग हैं या जिनका एक्सप्लोटेशन हो रहा था, दे वर अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम।
ऐसे हमने और भी लोगों के बारे में पढ़ा जो कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे, बट जो कास्ट सिस्टम इतने टाइम से चला आ रहा है, जो ब्राह्मणवादी विचारधारा, जो मनुवादी विचारधारा चली आ रही है, मनुस्मृति ने जो दिया था, उसको सपोर्ट करने वाले लोग भी होंगे ना। तो कुछ ऐसी रूढ़िवादी ऑर्थोडॉक्स हिंदू सोसाइटी जो इनका भी विरोध कर रही थी, क्योंकि वो इस ब्राह्मणवादी विचारधारा जो ब्राह्मणिकल नॉर्म्स सोसाइटी में स्टैब्लिश की है, वो इनको कंटिन्यू करना चाहते थे। यानी कि जितने लोग इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, जो भी ग्रुप सोसाइटी से कास्ट सिस्टम हटाने की बात कर रहे हैं, उनके विरोध में कुछ ऑर्थोडॉक्स हिंदू सोसाइटी ने भी जो है कुछ सोसाइटी और एसोसिएशन बनानी शुरू की, जैसे सतनाम धर्म सभा, भारत धर्म महामंडल और ब्राह्मण सभा इन बंगाल। इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये भी था कि जो कास्ट सिस्टम है, जो ब्राह्मणवादी सिस्टम है, ये बना रहना चाहिए। चलिए, यहाँ पर एनसीईआरटी में आपकी कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बताया गया है, तो हम उन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे ब्रह्म समाज है, इट वॉज फॉर्म्ड इन 1830। इट प्रोहाइबिटेड ऑल फॉर्म ऑफ आइडोलेट्री एंड सेक्रीफाइस। मतलब क्या हुआ, जो मूर्ति पूजा है और जो हम कहते हैं ना बलिदान देते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, पहले तो पशुओं का बलिदान भी दिया जाता था पूजा पाठ के दौरान, तो इस तरह के सेक्रीफाइस की और जो मूर्ति पूजा थी उसका ये खंडन करते थे। दे बिलीव्ड इन उपनिषद, और इसके अलावा वो किसी और रिलीजियस प्रैक्टिस का विरोध नहीं करते थे। डेरोजियो एंड यंग बंगाल, ही वाज अ टीचर एट हिंदू कॉलेज कैलकाटा। हिज स्टूडेंट्स अटैक्ड ट्रेडिशन एंड कस्टम, डिमांडेड एजुकेशन फॉर वुमेन। They talked about the campaign for the freedom of thought and expression, जो freedom of speech and expression की बात करते हैं, उसकी इन्होंने बात करनी शुरू की थी। इनकी जो मुहिम थी, इनकी जो विचारधारा थी, वो इन चीज़ों के लिए काम करते थे। इसके बाद बात करते हैं हम रामकिशन मिशन एंड स्वामी विवेकानंद। रामकिशन मिशन जो है वो स्वामी विवेकानंद ने बनाया था, लेकिन वो उन्होंने अपने गुरु रामकिशन परमहंस के नाम से स्टार्ट किया था। रामकिशन मिशन जो है वो बेसिकली साल्वेशन, मुक्ति की बात करता था कि मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उनका कहना था कि सच्ची मुक्ति जो है आपको मिलेगी बिना स्वार्थ के सोशल सर्विस, सामाजिक कार्य करने से। स्वामी विवेकानंद है, उनका जो नाम था बेसिकली नरेंद्र नाथ दत्त था। ही कंबाइंड द सिंपल टीचिंग ऑफ श्री रामकिशन विद हिज वेल फाउंडेड मॉडर्न आउटलुक। एक बार शिकागो में 1893 में एक पार्लियामेंट हुई थी, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन 1893 के अंदर। ये सवाल तो एक बार केबीसी के अंदर भी पूछा गया था कि वहां पे स्पीच किसने दिया था इंडिया की तरफ से, तो स्वामी विवेकानंद गए थे। तो उनकी विचारधारा, उनकी बात सुनकर जो न्यूयॉर्क हेराल्ड का न्यूज़पेपर था उसने लिखा था कि जिस देश में इतने महान विचारों के, इतने ज्ञानी लोग रहते हैं, वहां पर हम लोग अपनी मिशनरीज भेजकर मूर्खता का काम कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट के अंदर स्वामी विवेकानंद के विचारों को सुनकर न्यूयॉर्क के जो न्यूयॉर्क हेराल्ड का न्यूज़पेपर है उसने कहा कि हम मूर्ख हैं, जो हम जो है सिविलाइजेशन मिशन के लिए और हम जो है एनलाइटन करने के लिए उन लोगों के पास जो है मिशनरीज भेज रहे हैं, वो तो अपने आप बहुत ज्ञानी है। His mission was not simply to talk of the religion, he was extremely pained at the poverty and the misery of the country में उन्होंने गरीबी को लेकर भी बड़ा दुख था हिंदुस्तान की। चलिए यहाँ पर प्रार्थना समाज की बात कर लेते हैं। एस्टैब्लिश इन 1867 एट बंगाल। उसका क्या काम था? कास्ट रिस्ट्रिक्शन को रिमूव करना था, चाइल्ड मैरिज के वो खिलाफ था, वुमेन एजुकेशन को फेवर करता था और विडो रीमैरिज के फेवर में था। यानी कि विडो रीमैरिज पर अगर बैन है उसको वो खत्म करना चाहता था, उसके खिलाफ था। वेद समाज को मद्रास में 1864 में जो स्थापित किया गया वो ब्रह्म समाज से इंस्पायर था। वो भी जो है कास्ट डिस्टिंक्शन के अगेंस्ट था और विडो रीमैरिज को प्रमोट करने की बात करते थे, वुमेन्स एजुकेशन के फेवर में थे और वो जो है एक भगवान, वन गॉड में विश्वास करते थे। अलीगढ़ मूवमेंट, द मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसे आज के टाइम में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, वो सर सैयद अहमद खान ने जो 1875 में अलीगढ़ में बनाया था। This institution offered modern education including western science to Muslims। इसी तरह से सिख समुदाय ने भी जो है सिख सभा मूवमेंट स्टार्ट की थी। फर्स्ट सिख सभा was formed at अमृतसर in 1873 and at लाहौर in 1879। इनका जो मुख्य काम था वो बेसिकली जो सिख धर्म है उससे अंधविश्वासों से मुक्ति दिलाना इनका मेन पर्पस था और साथ के साथ जो है ये कास्ट डिस्टिंक्शन, जो ये कास्ट सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, इनइक्वालिटी की, इसका भी विरोध करते थे।
तो ये हम देख रहे हैं किस तरह से डिफरेंट जो लोगों ने है कास्ट सिस्टम या दूसरे जो कुरीतियां हमारे समाज में उस तरह स्थापित थी उनको दूर करने की कोशिश की और समाज में महिलाओं के लिए और कास्ट के कॉन्टेक्स्ट में इक्वालिटी लाने की कोशिश की। तो माय डियर चिल्ड्रन, आज की क्लास में हम लोग यहीं तक कवर करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। ये एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के आपके क्वेश्चंस हैं, तो इनको आप कीजिएगा। जब आप इन क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना ये क्लास जो है आपको समझ में आई है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे बच्चे हैं और सारा समझ में आया होगा। बहुत जल्दी आप जो है इन सारे सवालों का जवाब जो है एनसीईआरटी के अंदर से ढूंढ लेंगे। आसान है, इतने ज़्यादा नहीं है। अगर ध्यान से आप इस क्लास को सुना होगा आपने तो यू विल बी एबल टू फाइंड आउट ऑल द आंसर्स। तो चलिए मिलते हैं फिर कभी अगली क्लास के दौरान। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड जय हिंद।